दुनिया में किताबों की कमी नहीं है और अच्छी किताबों की तो कतई नहीं। मैंने कई बार ये महसूस किया है कि किताबें भाषा की बंदिशों के कारण, किताबों के बारे में जानकारी के अभाव के कारण या वक्त की पाबंदियों के कारण आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। इस चैनल के ज़रिए ये कोशिश है कि कुछ नॉन फिक्शन किताबों की समरी आप तक लाई जाए, जिससे उस किताब के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो और अगर किताब पढ़ने का मौका ना मिले तो कुछ जानकारी ही मिल जाए। मैंने हर संभव कोशिश की है कि पर्सनल व्यूज़ ना बाहर आएं और सिर्फ किताब की कहानी की ही बात हो। आज हम सारांश में बात करेंगे मार्क टली और सतीश जेकब की लिखी गई किताब अमृतसर, मिसेस गांधीज़ लास्ट बैटल की। किताब करीब 250 पन्नों की है और 1985 में प्रकाशित हुई है। किताब में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी है। हमारे दोनों लेखक उस समय वहीं मौजूद थे, तो एक तरह से ये आंखों देखा उल्लेख है। किताब के लेखक मार्क टली और सतीश जेकब ने दिल्ली में बीबीसी का ब्यूरो चलाया है। उन्होंने ही पहली बार स्वर्ण मंदिर की किलेबंदी को फिल्माया और भिंडरावाले और शाहबेग सिंह समेत कई अहम किरदारों के इंटरव्यू लिए। इन किरदारों की ही बात हम आगे करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर की एक घटना से। 31 अक्टूबर 1984 सुबह 9:15 बजे इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री आवास से दफ्तर जाने के लिए निकलती हैं। तभी उनकी सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और कांस्टेबल सतवंत सिंह प्रधानमंत्री गांधी पर अंधाधुंध फायर करते हैं। दोनों ने गोल्डन टेम्पल पर हिंदुस्तानी फौज के हमले के बदले में इस हत्या को अंजाम दिया था। बेअंत सिंह वहीं गोली का शिकार हो जाता है और सतवंत सिंह जख्मी। सोनिया गांधी और आर के धवन इंदिरा गांधी को लेकर एम्स पहुंचते हैं, जहां 2:20 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। राजीव गांधी, जो उस समय पश्चिम बंगाल में कैंपेनिंग कर रहे थे, वो वापस दिल्ली आते हैं और उसी शाम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद देश में भड़के सिख विरोधी दंगों की तफसील से बात होती है। फिर किताब में चर्चा होती है कि किस तरह इंदिरा गांधी अपनी सरकार एक दरबार की तरह चलाती थीं और गोल्डन टेम्पल के सारे प्रकरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते थे। ये सारे कारण वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति से ही प्रेरित थे। इसके बाद सिख धर्म का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। सिख धर्म की स्थापना 500 साल पहले गुरु नानक देव ने की थी। उस समय इस्लाम कट्टरपंथी मुल्लाओं के और हिंदू धर्म जात पात और ब्राह्मणवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। गुरु नानक ने इस्लाम के मोनोथियज्म यानी एक ईश्वरवाद और हिंदू धर्म के पैंथियंस को जोड़कर सिख धर्म की नींव रखी। अकबर ने सिख धर्म का तीर्थस्थान बनाने के लिए ज़मीन दान में दी, जिसके चारों ओर अमृतसर शहर बसा। पवित्र सरोवर का निर्माण चौथे गुरु गुरु रामदास ने करवाया और स्वर्ण मंदिर 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने बनवाया। गुरु अर्जन ने ही सिख धर्म की शिक्षा को एक किताब में समेटा, जिस पवित्र किताब को हम गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। गुरु अर्जन ही सिख धर्म के प्रथम शहीद भी हुए। गुरु अर्जन के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया और गुरु गोबिंद सिंह ने इसे एक सैन्य ताकत के रूप में खड़ा किया। 18वीं शताब्दी में स्वर्ण मंदिर पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद 1984 तक कोई सेना प्रवेश नहीं कर पाई थी। किताब में आगे महाराजा रणजीत सिंह और उनके शासनकाल का शानदार इतिहास भी बताया गया है। सिख धर्म हमेशा से अपनी धार्मिक पहचान बचाने को लेकर जद्दोजहद करता रहा है। हिंदू आज भी सिखों को हिंदू धर्म का ही अंग मानते हैं। जलियांवाला बाग के नरसंहार के बाद स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त के पुजारियों ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया और जनरल डायर को सम्मानित भी किया। ये देखकर आम सिखों में रोष बढ़ा और स्वर्ण मंदिर का कंट्रोल इन पुजारियों से वापस लेने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप दो संस्था बनी, SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल। 1920 में अंग्रेजी हुकूमत झुकी और 200 गुरुद्वारों का नियंत्रण SGPC को दे दिया गया। बंटवारे के बाद पाकिस्तानी पंजाब के सिख भी हिंदुस्तानी पंजाब में आए और फिर से हिंदू मेजॉरिटी हिंदुस्तान में सिख संस्कृति को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। कहते हैं भिंडरावाले का कट्टरवाद धर्म के प्रति प्रेम या आस्था से नहीं बल्कि हिंदू धर्म के विरोध में पनपा था। हिंदुस्तानी सिखों ने हर क्षेत्र में खूब तरक्की की। इस तरक्की की वजह से लोगों ने आधुनिकता का रुख किया, तो अकाली दल से जुड़े कुछ लोगों ने इसे सिख संस्कृति पर प्रहार के रूप में देखा। और ये आशंका तो बनी ही रहती थी कि जैन और बौद्ध धर्म की तरह सिख धर्म को भी हिंदू अपने में ही ना मिला लें। सिखों के अधिकारों की आवाज़ को उठाने में अकाली नेता मास्टर तारा सिंह का भी जिक्र आता है। 1953 में नेहरू ने भाषाओं के आधार पर प्रदेश बनाने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया,
जिसने गुरुमुखी के आधार पर सिख सूबा बनाने की मांग को खारिज कर दिया। तारा सिंह के बाद सिख जाट संत फतेह सिंह अकाली दल के नेता बने और अकाली दल सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मुख्य पार्टी के रूप में खड़ी हुई। 1966 में इंदिरा गांधी पंजाबी भाषा के आधार पर सूबा बनाने के लिए राजी हो गईं। पंजाब सेटलमेंट्स के हिसाब से हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा बना, हिमालय का पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश और बाकी बचा हुआ इलाका पंजाब बना। सिखों के समर्थन को बनाए रखने के लिए फतेह सिंह फिर से धरना राजनीति पर आ गए और चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने की मांग करने लगे। ये मांग जब पूरी नहीं हुई तो आनंदपुर साहिब में 1973 में एक प्रपोजल अडॉप्ट किया गया। इस रेजोल्यूशन में पंजाब की स्वायत्तता की मांग रखी गई। इस रेजोल्यूशन को खेतीहर किसानों के पक्ष में और व्यापारियों और उद्योगपतियों के विरोध में भी देखा जा रहा था, जिनकी ज़्यादातर तादाद हिंदू थी। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन और उसमें उठी मांगों, उन मांगों के पीछे की सोच और उनसे होने वाले प्रभावों को भी किताब में बताया गया है। इनमें मुख्य मुद्दा पानी के बंटवारे को लेकर था। पाकिस्तान के अलग होने के बाद इंडस वाटर एग्रीमेंट के तहत 5 में से 3 नदियां हिंदुस्तान के हिस्से में आईं, सतलज, रवि और ब्यास। भारत सरकार ने इस पानी का उपयुक्त इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंग की, जिसके अंतर्गत नदियों के पानी को राजस्थान और हरियाणा के हिंदू प्रदेशों को भी देना था। सिख इसके ज़बरदस्त खिलाफ थे और सोचते थे कि इस पानी पर सिर्फ उनका अधिकार होना चाहिए। हालांकि पानी बहुतायत में था और सही इस्तेमाल ना होने के कारण पाकिस्तान में चला जाता था, लेकिन सरकार सिखों को ये बात समझाने में नाकाम रही और कानूनी लड़ाई ही लड़ती रही। अकाली दल ने आर्थिक और धार्मिक मुद्दों को जोड़कर ऐसी आग भड़काई जिसका अंजाम भिंडरावाले प्रकरण के साथ हुआ। भिंडरावाले यानी जरनैल सिंह बरार का जन्म 1947 में मोगा के नज़दीक रोड़े गांव में एक गरीब जाट परिवार में हुआ था। पास ही के गांव भिंडरा में सिख आंदोलन की नींव रखी गई और इसी गांव से उसने अपना नाम भी लिया। 7 बेटों में सबसे छोटे जरनैल सिंह को दमदमी टकसाल में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। दमदमी टकसाल एक प्रभावशाली केंद्र है जिसका हेडक्वार्टर अमृतसर से 25 मील दूर चौक मेहता गांव में है। इसकी स्थापना अब्दाली से स्वर्ण मंदिर की रक्षा करने वाले जत्थे के नेता बाबा दीप सिंह ने की थी। कहते हैं बाबा दीप सिंह इतने बहादुर थे कि उन्होंने एक हाथ में अपना कटा हुआ सर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर लड़ते हुए स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया और शहीद हुए। संत करतार सिंह की मौत के बाद जरनैल सिंह को दमदमी टकसाल की गद्दी मिली। उसी समय आपातकाल के बाद चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी की हार हुई। पंजाब में अकाली दल और जनता पार्टी के कोalition से सरकार बनी। केंद्र में भी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, जो जल्दी ही गिर गई और इंदिरा गांधी को फिर सत्ता मिली। अकाली दल के 3 मुख्य नेता थे। संपन्न किसान परिवार से आने वाले प्रकाश सिंह बादल, धार्मिक गुरु हरचंद सिंह लोंगोवाल और SGPC के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह तोहरा। इस सरकार को गिराने की जब कोशिश शुरू हुई तो इंदिरा गांधी के सहयोगी जैल सिंह ने अकाली दल को तोड़ने का सुझाव दिया। अकाली दल के विरोध में खड़ा करने के लिए 20 संतों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें से अंत में भिंडरावाले को चुना गया। संजय गांधी और जैल सिंह के सामने समस्या ये थी कि भिंडरावाले धार्मिक नेता था जिसका राजनीति से लेना देना नहीं था। भिंडरावाले को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कारण मिला निरंकारियों में। निरंकारी समुदाय को पारंपरिक सिख अपने धर्म का हिस्सा नहीं मानते। सिख समुदाय के मुख्य पुजारी ने निरंकारियों के विरोध में फतवा जारी कर दिया, जिससे तनाव बढ़ा और दंगे भी हुए। निरंकारी मूलतः व्यापारी समाज से थे जिनके संबंध हिंदू व्यापारियों और अकाली दल के साथ सरकार में कोalition में रही जनसंघ के साथ भी थे। 13 अप्रैल 1978 को अकाली दल ने निरंकारियों को अमृतसर में एक जलसा करने की अनुमति दी, जिसका पारंपरिक सिखों ने विरोध किया। जलसे की जगह दोनों गुटों में भिड़ंत हुई, जिसमें 12 सिख और 3 निरंकारी मारे गए। जिस मुद्दे की तलाश संजय गांधी और जैल सिंह को थी वो उन्हें मिल चुका था। कांग्रेस ने 12 सिखों की मौत को शहादत के रूप में पेश किया और भिंडरावाले को हीरो बना दिया। इसके तुरंत बाद भिंडरावाले को आगे बढ़ाने के लिए दल खालसा नाम की राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ, जिसकी मुख्य मांग खालिस्तान की थी। इसके बावजूद संजय गांधी और जैल सिंह दल खालसा को सपोर्ट करते रहे। 1980 के आम चुनावों में भिंडरावाले ने कांग्रेस के समर्थन में प्रचार किया। जब इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई तो जैल सिंह गृह मंत्री बनाए गए, लेकिन पंजाब की गद्दी मिली जैल सिंह के विरोधी दरबारा सिंह को। दरबारा सिंह एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे जिनकी नीतियों के कारण सिख अपने धर्म को लेकर उनके विरोधी हो गए। पंजाब की राजनीति में फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने जरनैल सिंह भिंडरावाले को मुख्य किरदार के रूप में स्थापित कर दिया। पंजाब में 3 हत्याएं हुईं।
पहली 24 अप्रैल 1980 को निरंकारियों के गुरु बाबा गुरबचन सिंह की। भिंडरावाले का नाम पुलिस रिपोर्ट में आया, लेकिन गृह मंत्री जैल सिंह ने बचा लिया। दूसरी 9 सितंबर 1981 को पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की। हत्या में फिर भिंडरावाले का नाम आया और दरबारा सिंह ने गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। काफ़ी विरोध के बाद, जिसमें 7 लोगों की जान गई, भिंडरावाले ने सरेंडर किया और उसके बाद पंजाब में हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें दरबारा सिंह की कुर्सी भी गई और स्वर्ण मंदिर पर सेना की चढ़ाई हुई। कई शहरों में लोगों की जानें गईं। ट्रेनों को पटरियों से उतारा गया, लाहौर जाने वाले इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया गया और पुलिस स्टेशंस पर हमले हुए। लगभग 1 महीने बाद ही 14 अक्टूबर को भिंडरावाले को जेल से रिहा कर दिया गया और उसके बाद वो सिख समाज का नायक बन गया। तीसरी हत्या थी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष संतोख सिंह की, जिनकी अपील पर ही सरकार ने भिंडरावाले को जेल से रिहा किया था। राजीव गांधी, जैल सिंह और भिंडरावाले ने साथ में अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। जैल सिंह को अभी भी विश्वास था कि वो उसका इस्तेमाल अकाली दल और दरबारा सिंह दोनों के खिलाफ कर सकते हैं। चुनाव में हार के बाद अकालियों को समझ आ गया कि धर्मनिरपेक्ष की राजनीति से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उन्होंने अब भिंडरावाले को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी बीच भिंडरावाले की हिंसा बढ़ती जा रही थी। धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए हिंदू मंदिरों में गोवंश के मांस के टुकड़े फेंके जाते थे और हिंदुओं के व्यापार को निशाना बनाया जाता था। 1982 में भिंडरावाले के सबसे खास और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी हुई, जिसके विरोध में भिंडरावाले ने एक मार्च निकाला। अकाली दल ने भी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मार्च निकाला और उसे भिंडरावाले के मार्च में शामिल कर लिया। इस तरह दोनों साथ में आए। हरचरण सिंह लोंगोवाल के नेतृत्व में मोर्चा सफल रहा और पंजाब के हर इलाके से हज़ारों लोग इसमें शामिल होने लगे। जेलें भरने लगीं। 11 सितंबर को जत्थेदारों की एक बस एक हादसे का शिकार हुई जिसमें 34 सिख मारे गए। भिंडरावाले ने इसका इल्ज़ाम सरकार पर लगाया और हिंसा की आग दिल्ली तक पहुंच गई। लोंगोवाल ने दिल्ली में होने वाले एशियन गेम्स के दौरान प्रदर्शन का ऐलान किया। इससे सरकार को बड़ा झटका लगा और दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया। पंजाब से आने वाले हर इंसान की सख्ती से तलाशी और पूछताछ होने लगी। इसने आग में घी का काम किया और भिंडरावाले को सरकार और हिंदुस्तान के खिलाफ एक और मुद्दा मिल गया। इसी दौरान सरकार की तरफ से एग्रीमेंट के लिए क्या कोशिशें हुईं और कैसे वो नाकाम हुईं, इनका ब्यौरा भी किताब में है। एशियन गेम्स के बाद ऐसे क्या समीकरण बने कि आतंकवाद में तेजी आई, स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले की पटकथा कैसे रची गई और इसको कैसे अंजाम दिया गया, और फिर इसके बाद क्या हुआ, इन सब की बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।